हेलो दोस्तों, मेरा नाम यामिनी शर्मा है और आज हम आपकी कक्षा 10 की भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग के भाग क खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि संसाधन क्या होते हैं। इस अध्याय का ये जो भाग है, इससे पहले वाले भाग में आप ये देख चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कितना होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफली उसका शॉर्ट में आपको बता दूं कि संसाधन वो होते हैं प्रकृति में प्राप्त हुए सभी साधन या वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, वो सभी संसाधन होते हैं। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन में मृदा, भूमि, जल, ये सभी आते हैं। खनिज, तो उन्हीं में से एक है खनिज संसाधन, जिनका अध्ययन हम आज करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो खनिज संसाधन क्या होते हैं? तो खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। आप सभी जानते हैं बिना खनिज के आज हम देखें एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन सभी किसी न किसी खनिज से बनी है। तो हम समझ सकते हैं कि खनिज का कितना उपयोग है हमारे जीवन में। तो हम कह सकते हैं कि खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। मतलब पूरे विश्व में भारत ऐसे कुछ खनिज है जो सिर्फ भारत में मिलते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो उसमें ये अग्रणी है। और स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया, जिससे हम खनिजों का सर्वेक्षण कर सके, उनका विकास कर सके। हमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं काफी कुछ दूसरी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अब बात करें खनिज संसाधनों की, तो खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुिक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। अब हम पूछे कि खनिज कहाँ मिलते हैं, तो हमारा स्तन मंडल जो है वो विभिन्न चट्टानों से बना है और उन चट्टाने जो है वो किससे बनी है? खनिजों के संयोग से बनी है। ठीक है। तो अभी तक बात करें हम, तो अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 ऐसे खनिज है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखते हैं, मतलब आर्थिक दृष्टि से उनका बहुत ही ज्यादा उपयोग है, जिन्हें हम उपयोग करते हैं। अब बात करें खनिजों के वर्गीकरण की। अब खनिजों का वर्गीकरण समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले, ताकि हम दूसरे सभी खनिजों को अलग अलग करके पढ़ने से पहले हम खनिजों का वर्गीकरण समझे कि कौन सा खनिज किस प्रकार का है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। मोटे तौर पर बात करें तो खनिजों के दो प्रकार हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज क्या होते हैं? तो धात्विक खनिज वे होते हैं जिन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है, और अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। धात्विक खनिज को पुनः हमने दो भागों में बांटा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने पूरा वर्गीकरण आपको बताने की कोशिश की है। धात्विक खनिज में हमने दो भाग में बांटा है, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज कौन से होते हैं? ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, वो तो हो गए लोह युक्त खनिज। और ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, वो होते हैं अलोह युक्त खनिज। ये दोनों ही धात्विक खनिज के दो प्रकार है। धात्विक खनिज को हमने पुनः दो भागों में बांटा है, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। अब लोह युक्त खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, ऐसे खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, ये सारे होते हैं लोह युक्त खनिज। और अलोह युक्त खनिज जैसे सोना, चांदी, बॉक्साइट, तांबा, ये सारे अलोह युक्त खनिज है। अलोह युक्त यानी इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। आप एक मैग्नेट समझते हैं ना, चुंबक, जिसको अगर आप किसी खनिज के पास ले जाओगे तो जिस खनिज में लोहे का अंश होगा, मैग्नेट उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो यही, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किन खनिजों में लोह युक्त खनिज है और कौन से खनिज अलोह युक्त खनिज है। ये एक जनरल सी बात मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सके कि अलोह युक्त और लोह युक्त खनिज में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है इन दोनों में। ठीक है। ये तो हो गई बात धात्विक खनिज की। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। अधात्विक खनिज को पुनः हमने दो भागों में बांटा है, कार्बनिक या ईंधन खनिज और अकार्बनिक खनिज। अब कार्बनिक या ईंधन खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें जीवाश्म पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधों और पादपों, इन सब के लंबे समय तक जो भूगर्भ है उसमें दबने से और काफी परिवर्तन होने के बाद इनका निर्माण हुआ है। तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। और अकार्बनिक ये खनिज वैसे होते हैं जिनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जैसे अभ्रक है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर है, ये सारी चीजें।
चूना पत्थर तो आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो आप आसानी से इस वर्गीकरण से समझ सकते हैं कि खनिज के मोटे तौर पर दो भाग है, अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को वापस हमने दो भागों में बांटा है, लोहे के अंश के आधार पर, जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वो लोह युक्त खनिज, और जिसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता वो अलोह युक्त खनिज। और दूसरा है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं पाई जाती, ऐसे खनिज। तो उनको वापस हमने पुनः दो भागों में बांटा है, कार्बनिक या ईंधन खनिज और अकार्बनिक खनिज। ठीक है, तो इस वर्गीकरण को आप समझ ही चुके होंगे। इस वर्गीकरण को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे का समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करें धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर। अब हमें ये तो पता पड़ गया कि खनिजों को हमने मोटे तौर पर दो भागों में बांटा है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज। तो अब इनमें अंतर क्या होता है? पहला तो ये कि धात्विक खनिज में धातु का अंश पाया जाता है और अधात्विक खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता। धात्विक खनिज को जो है गलाने पर क्या होगा? धातु प्राप्त होगा, और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। आप इनके जो एग्जाम्पल है, जो मैंने इनके उदाहरण दिए, उनको अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको इनका अंतर समझने में आसानी रहेगी। जैसे धात्विक खनिज में मैंने आपको बताया लोहा, मैग्नीज, ये सारी चीजें, और अधात्विक खनिज में अभ्रक है, चूना पत्थर है, ये सारी चीजें। तो आप एक एक एग्जाम्पल अपना, एक एक इनका जो उदाहरण है वो दिमाग में रखिए और इनके अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। अब धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। जैसे लोहा अयस्क है, इसको हम प्योरीफाई करते हैं तो इसमें से हम लोहा निकालते हैं। लोहा अयस्क एक अयस्क होता है जिसमें बहुत सारे और भी खनिज होते हैं, लेकिन लोहे, अगर हमें उसमें से लोहे को निकालना है तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उनमें से हम लोहे को निकालते हैं। तो इसी प्रकार सारे खनिजों के साथ यही होता है, उनके अयस्क में से हम खनिजों को बाहर निकालते हैं। तो धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। धात्विक खनिज जो होते हैं वो कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। देखा ही आपने, लोहा अयस्क, एक दिमाग में बिठा लो लोहा, ठीक है, एक उदाहरण को बिठा लो तो आप देख सकते हो वो कठोर भी होता है, चमकीला भी होता है। अधात्विक खनिज की बात करें तो एक उदाहरण हम ले लेते हैं चूना पत्थर या अभ्रक, इनकी अपनी अलग चमक होती है। ठीक है, धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। अब आप बात करेंगे आग्नेय चट्टान क्या है, तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान जो है वो लावा के ठंडे होने से, जमने से बनी है। ठीक है, तो धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज जो है ये जो है हमें परतदार चट्टानों में मिलते हैं। दूसरी जो मैंने आपको बताई ना, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं। तो ये जो अधात्विक खनिज है वो परतदार चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है। लोहा है, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, लोहा है, आप तार, उसको, लोहे से कितनी सारी चीजें बनती है, तो आप देख ही सकते हैं कि इनको पीट कर तार भी बनाए जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन अधात्विक खनिज, दिमाग में लाइए एक उदाहरण, जैसे चूना पत्थर। ठीक है, तो हम इसे पीटेंगे तो पीटने पर ये क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा, पाउडर के रूप में हो जाएगा। तो इससे हम पीट कर तार वगैरह ऐसे बनाए नहीं सकते। ये कुछ सिंपल से अंतर है इन दोनों के बीच में, धात्विक और अधात्विक खनिज के बीच में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस वाली स्लाइड में देखिए, खनिजों को दो प्रकार मैंने बताया, धात्विक और अधात्विक, जिसमें अंतर हम देख चुके हैं। अब धात्विक को पुनः दो भागों में बांटा है, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। तो लोह युक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, अलोह युक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। इन्हीं का अंतर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो लोह एवं अलोह खनिजों में क्या अंतर है? तो आप एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लोह युक्त खनिज का हमने लोहे इसका ले लिया, और अलोह युक्त खनिज का सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। बस एक दिमाग में हमारे एक एग्जांपल होना चाहिए जिससे हम इनके अंतर को आसानी से समझ सके। अब लोह खनिज की बात करें तो जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात यानी स्टील, लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लोह खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लोह अयस्क, निकिल, टंगस्टन, मैग्नीज, ये सारे लोह खनिज है जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? तो ये स्लेटी, धूसर, मटमिला आदि रंग के होते हैं और ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। रवेदार चट्टानें कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान का ही दूसरा नाम है रवेदार चट्टान, जो मैंने आपको पहले की स्लाइड में डिस्कस किया है। अब अलोह खनिज की बात करें तो जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता है वो अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, ये सारे क्या है? अलोह खनिज है। जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण देके समझाया कि जिन खनिजों में लोहे का अंश होता है वे लोह खनिज, जिनमें लोहे का अंश नहीं होता वो अलोह खनिज। आप सभी जानते हैं सोना, चांदी आदि का हम उपयोग करते हैं। तो सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, ये सारे अलोह खनिज है। और ये मतलब ये सारे जो है कई रंग के हो सकते हैं, लेकिन लोह खनिज स्लेटी, धूसर या मटमिला रंग के होते हैं। और अलोह खनिज जो है ये सभी प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। तीन चट्टानें बताई थी मैंने आपको, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान।
लोह खनिज जो है वो सिर्फ रवेदार चट्टानों में मिलते हैं, लेकिन अलोह खनिज जो है तीनों प्रकारों की चट्टानों में मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ चुके हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों में परिवर्तन है, लोह खनिज कैसे होते हैं और अलोह खनिज कैसे होते हैं। अब बात कर लें हम अलोह धातु। धात्विक खनिज के ही दो भाग है, लोह धातु और अलोह धातु। लोह खनिज या अलोह खनिज दोनों ही की बात है। तो ये अब मैप में आप देख सकते हैं कि भारत में जो धात्विक खनिज है इसमें अलोह धातु ये वाली, जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट आदि। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में, ये इस मैप में बताया गया है। देखिए नीचे आप संकेत देखेंगे, स्लाइड पर देखिए। जैसे ये है एक आप डायमंड शेप में देख सकते हैं, ये तांबा है और नीचे एक बॉक्साइट का भी एक सिंबल बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ जगह है जहां पर ये अलोह धातुएं मिलती है। जैसे तांबे की बात करें हम तो सिंह भूमि है, खेतड़ी है राजस्थान का, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, बालाघाट है ये एमपी में, और मेघाल की पहाड़ी है जहाँ पर हजारीबाग, यहाँ पर एक छोटा नागपुर का पठार इसी राज्य में है। यहाँ पर खनिजों का उसे भंडार कहा जाता है बहुत। तो ये कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये अलोह धातुएं मिलती है। यहाँ पर संकेत में देखिए तांबा और बॉक्साइट के बारे में बता रखा है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज है अलोह धातु में। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कटनी, अमरकंटक, बालाघाट। ठीक है, ये कुछ जगह है। तो आप समझ गए ये कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। अब ये तो हो गई अलोह धातु की बात। अब हम बात करें धात्विक खनिज में लोह धातु की बात। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो धात्विक खनिज में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो लोह अयस्क, दूसरा मैंगनीज। ये दो धातुएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के बारे में इस मैप में बताया गया है। जैसे लोह धातु कहाँ पाई जाती है, अब आप ये संकेत को देखिए, जहां पर ये डैश डैश करके बनाया हुआ है, ये है फर्स्ट लोह अयस्क का क्षेत्र। मतलब कहाँ, ऐसा ऐसा पूरा क्षेत्र है जहाँ पर लोह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो एक क्षेत्र तो ये है रहा, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। अब आप राज्यों की बात करें तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और कुछ कुछ झारखंड का भाग है, यहाँ पर ये क्षेत्र है। यहाँ पर लोह अयस्क का ये प्रथम क्षेत्र। दूसरा बात करें हम तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ भाग, और ज्यादातर छत्तीसगढ़ का ये भाग है यहाँ पर। तीसरा बात करें हम तो ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटक। कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य का ये वाला जो क्षेत्र है ये तीसरा भाग है, लोह अयस्क का क्षेत्र है तीसरा। और चौथा है ये गोवा और थोड़ा महाराष्ट्र और थोड़ा कर्नाटक का ये छोटी सी पतली पट्टी के रूप में है, ये एक क्षेत्र है। तो ये लोह अयस्क के क्षेत्र है जहाँ पर लोह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। अब इसमें दूसरे संकेत में आप दूसरे नंबर पे देखें तो लिख रखा है लोह अयस्क की खाने। लोह अयस्क की खाने कहाँ पर है, जहाँ से अब कहीं ना कहीं से तो खनन होता है ना, तो जहाँ से खनन होता है वही खान है। तो ये खाने कहाँ पाई जाती है वो आप देख सकते हैं, ये लोह अयस्क के क्षेत्रों में। इस सिंबल से आप देख सकते हैं संकेत के माध्यम से, ये रेक्टेंगल में एक वर्ग में जो बना हुआ है स्क्वायर में। तो ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ खाने, ये कुछ कुछ खानों के यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे केंदुजार है, मयूरभंज है, ये कुछ खाने हैं जहाँ पर लोह अयस्क मिलता है। तीसरा है ये चंद्रापुर, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, चिकमंगलूर, ये कुछ कुछ है ऐसी जहाँ पर ये खाने हैं जहाँ पर ये खनिज मिलता है। अब लोह अयस्क का निर्यातक देख सकते हैं कहाँ पर ये, जहाँ से ये निर्यात किया जाता है। निर्यात यानी दूसरी जगह भेजना, आयात यानी खरीदना दूसरी जगह से। तो ये निर्यात कहाँ कहाँ होता है वो भी इसमें बता रखा है, सारे सिंबल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपकी पुस्तक में ये अच्छे से दे रखा है, आप जरूर देखिए उसे। इन संकेतों के माध्यम से हर एक चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। लास्ट में आप देख सकते हैं मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पर मिलता है, तो आप देख सकते हैं जहां जहां लोह अयस्क का क्षेत्र है, लोह अयस्क की खाने हैं और लोह अयस्क का जहाँ क्षेत्र है वहीं पास में खनिज जो मैग्नीज है वो भी वहीं कहीं मिलता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है लोह धातु के। तो ये आप आपकी पुस्तक में अच्छे से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर ये खनिजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लोह अयस्क और मैग्नीज के लिए जितने भी खनिज है, ये पूरा ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है जिसे हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, इसी में ये ज्यादा मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले बात की थी ना, आग्नेय चट्टान जो कि लावा के जमने से ठंडा लावा जो निकलता है ज्वालामुखी से, वो ठंडा होने के बाद जो जम जाता है तब ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पूरा ही पठारी क्षेत्र है और ये ऐसे ही बना है। तो देख सकते हैं आप ये खनिज भी यहाँ ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ये जो उत्तर वाला भाग है ये पूरा उत्तर का मैदान है, यहाँ पर थार का मरुस्थल है। तो उत्तर का जो मैदान है वो तो वैसे भी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, तो वहां पर खनिज मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि वो तो मिट्टी ला ला के जमा के बना है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है पूरा चट्टानी क्षेत्र है, यहाँ पर ही खनिज ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो आप इस मैप से अच्छे से समझ सकते हैं।
अब हम बात करें खनिजों की विशेषताओं की। आपने देख लिया, पहले हमने देखा, एक छोटा-सा वापस से आपको रिवाइंड कर दूँ सारी चीज़ें। खनिज क्या होते हैं? खनिज संसाधन किसे कहते हैं? कितने प्रकार के खनिज हैं? अभी तक कितने खनिजों की पहचान हमने कर ली है? उनमें से कितना इम्पोर्टेंट है? और अभी हमने ये खनिजों का वर्गीकरण देखा, एक बार आप वापस से देख लीजिए। हमने 2 प्रकार के खनिजों की बात की, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी हमने लोह युक्त खनिज, अलोह युक्त खनिज और अधात्विक में कार्बनिक या ईंधन खनिज और अकार्बनिक खनिज। आज हमने बात की लोह युक्त खनिज की और अलोह युक्त खनिज के अंतर की, धात्विक और अधात्विक खनिज के अंतर की। अब अधात्विक खनिज के 2 प्रकार हैं, कार्बनिक या ईंधन खनिज और अकार्बनिक खनिज। इनकी बात हम आगे करेंगे अध्याय में। तो आज हमने सिर्फ इनके अंतर के बारे में जाना कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? अब हम खनिजों की विशेषताओं की बात करें, कि खनिजों की क्या-क्या विशेषता होती है। तो खनिजों का वितरण असमान होता है। आपने देखा, कुछ खनिज कहीं पाए जा रहे हैं, कुछ खनिज दूसरे जगह पे पाए जा रहे हैं, तो काफ़ी इनके वितरण में बहुत ही असमान होता है, ठीक है? और अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लोहा अयस्क और मैंगनीज बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है, तो कुछ-कुछ जगहों पे मिलते हैं। तो यही वाली बात इस लाइन में कही गई है कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज जो है वो कम मिलते हैं तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज जो है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब खनिज समाप्य संसाधन है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद हम इसे पुनः उपयोग नहीं कर सकते। मतलब एक बार हमने इनका उपयोग कर लिया और ये हमने इसका उपयोग कर लिया और ये खत्म हो गए, तो ये वापस से हमें नहीं मिल सकते। एक बार उपयोग करने के बाद हम उसे वापस ये यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये समाप्य संसाधन है। अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। हम संरक्षण किसका करते हैं? जिस जो चीज कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हो उसी का हम संरक्षण करते हैं, ताकि भविष्य में हम उसका उपयोग कर सके। तो यही खनिजों की विशेषताएं हैं। तो बस आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिजों के जो हमने आज प्रकार देखे हैं, धात्विक, अधात्विक और धात्विक में लोह युक्त खनिज, अलोह युक्त खनिज। तो इन सब लोह युक्त और अलोह युक्त खनिजों के जो अलग-अलग उदाहरण है, जो इंपॉर्टेंट खनिज है, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, इन सारे खनिजों के बारे में हम आगे वाली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।